जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज, साइंस एंड टेक न्यूज एंड इंडेक्स न्यूज। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। ये आपकी मंथली करंट अफेयर सेशन की सीरीज है, जिसका ये सेकंड सेशन है। पहला सेशन नेशनल न्यूज का ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल यूट्यूब करंट अफेयर पीडीएफ्स 2024 की इंक्लूडेड, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2024 की सारी पीडीएफ्स रहेंगी। बेशक वो डेली पीडीएफ्स हों, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स, वीकली, मंथली, 6 मंथ और ईयरली पीडीएफ जो है यहां पर आपको मिलेंगी। वैलिडिटी है 1 साल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर महीने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी के बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 200+ क्वेश्चंस, 12 ई बुक्स जो है आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मंथली करंट अफेयर पीडीएफ, कंसोलिडेटेड पीडीएफ इंग्लिश, ये भी आपको मिलेगी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। करंट अफेयर रफ्तार एनुअल सब्सक्रिप्शन, करंट अफेयर हेडलाइंस, 4 ई बुक्स हैं जिसमें मेन हेडलाइंस कवर की जाएंगी। तो ये टॉपिक्स है जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituary, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारी इस तरीके की आपकी हेडिंग्स रहेंगी जिसमें मेन हेडलाइंस हैं। इसके अलावा पीडीएफ बैंक, पीडीएफ ऑफ ऑल द यूट्यूब वीडियोस यहां पर ऐड की गई हैं। 2000+ पीडीएफ हैं जो यूट्यूब पर आपके फ्री सेशंस होते हैं, उनकी पीडीएफ को ऐड किया गया है। वैलिडिटी है 1 साल के लिए। तो सबसे पहले है आपका माइकल बार्नियर इज द न्यू फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर। ये फ्रांस के अभी तक सबसे उम्र दराज प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने अपॉइंट किया है माइकल बार्नियर को। अभी रिसेंटली फ्रांस में पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए थे, और वहां पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी। पहले कहा जा रहा था कि जो वहां की राइट विंग पार्टी है वो जीतेगी, बट वो नहीं जीती। लेफ्ट विंग ने भी अच्छा परफॉर्म किया। फाइनली जो है यहां पर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं ये माइकल बार्नियर। और इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ये इंटरेस्टिंग है, मतलब यंगेस्ट से अब ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। सो बार्नियर टेक्स ओवर फ्रॉम द आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल एटल। और जो फ्रांस का सिस्टम है, मतलब कह लीजिए जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? दैट इज द प्रेसिडेंट। ठीक है, जैसे एमेनुअल मैक्रोन है। और भारत में हम क्या कहते हैं? रियल अथॉरिटी कौन किसके पास है? दैट इज प्राइम मिनिस्टर। चलिए, तो कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो। नेक्स्ट आपका प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल, जो कि नेपाल के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने शपथ दिलाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अशोक राज सिग्देल को, जो कि 45th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं नेपाल के। ठीक है जी। नेपाल के वाइस प्रेसिडेंट राम साहेब प्रसाद यादव, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, और चीफ जस्टिस हैं विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ। ठीक है जी। तो ये आपका नेपाल के बारे में जानकारी। कैपिटल काठमांडू। नेक्स्ट आपका लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक जो है आईएसआई का जो है चीफ बने हैं। एंड सो न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान आईएसआई। ये आपका एक्सटर्नल जो है कह लीजिए इंटेलिजेंस का विंग है पाकिस्तान का, जैसे भारत में रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इनका है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, विच इज द पाकिस्तान टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी। अनुर कुमार दिसनायके, या सिंपली इनका नाम जो है दिसनायके के नाम से इनको जाना जाता है। स्वॉन इन एज द श्रीलंका 9th प्रेसिडेंट। कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। इलेक्शन से पहले कोई नहीं, मतलब कह लीजिए ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जीतेंगे इलेक्शंस, बट टू एवरीवन सरप्राइज ये जीते इलेक्शन। और नेशनल पीपल्स पावर से आते हैं, स्वॉन इन बाय द चीफ जस्टिस। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणावर्धने ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। और जो नई कह लीजिए प्रधानमंत्री बनी है, वो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भारत से की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हिंदू कॉलेज से की है। ठीक है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको जो है गवर्नड बाय सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम विद अ मिक्सचर ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। बट जो रियल पावर है वो वहां के जो है राष्ट्रपति के पास। द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इज द हेड ऑफ द स्टेट, द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड पॉपुलरली इलेक्टेड फॉर 5 ईयर टर्म। नेक्स्ट आपका जापान में भी नए प्रधानमंत्री आने जा रहे हैं। फूमियो किशिदा को लेकर काफी ज्यादा वहां पर नाराजगी थी।
और उनका जो टेन्योर है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ था। अब जो है, जो पुराने कह लीजिए रक्षा मंत्री हैं, जिनका नाम है शिगेरू इशिबा, शिगेरू इशिबा जो है जापान के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं टू बिकम द लीडर ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब ये जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है जापान की, ये जापान में मेजॉरिटी टाइम इन्हीं का रूल रहा है, मतलब यही पार्टी पावर में रही है, रूल्ड जापान फॉर मोस्ट ऑफ द पास्ट 7 डिकेड्स। और ये जो है देश के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कैपिटल टोक्यो है, करेंसी जापानीज येन है। जापान में 4 बड़े आइलैंड्स हैं, होकाइडो, होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशु, 4 बड़े आइलैंड हैं। उसके अलावा बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं। इनमें सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो आपका होंशु है, ठीक है, जो सेकंड नंबर का आइलैंड कह लीजिए, अगर हम नॉर्थ से साउथ जाएं। और इसी में आपको इनका कैपिटल सिटी टोक्यो भी मिलता है, होंशु में ही है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट फूजी, जो कि एक डोरमेंट वॉल्केनो है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी एम्बार्क्स ऑन अ विजिट टू ब्रुनई, सिंगापुर। ब्रुनई के साथ जो है रिसेंटली पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्रुनई में भारत के किसी प्रधानमंत्री का विजिट हुआ है। 40 साल हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो स्टैब्लिश हुए, बट पहली बार एक कह लीजिए भारत के प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल आता है कि एक छोटा सा देश है ब्रुनई, ठीक है जी, और उसके साथ हम अपने रिश्ते क्यों, मतलब भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, दैट मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रुनई, देखिए ये रीजन वो है जो साउथ चाइना सी वाला है, ठीक है। साउथ चाइना सी के आसपास की कंट्रीज जो कि लिटरल सेंस में हम कहें चाइना की बुली का शिकार है, ठीक है। चाइना लिटरली इन देशों को बुली कर रहा है। इन देशों को भारत अपने साथ रखना चाहता है, अपने साथ मिलाना चाहता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू जो हमारे ट्रेड रूट है, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, क्योंकि इसी ट्रेड रूट के थ्रू हम ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, फिलीपींस है, जापान है, उनके साथ ट्रेड करते हैं, कोरिया के साथ ट्रेड करते हैं। तो हम ये चाहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड फेयर तरीके से यूज किया जाए, ठीक है। और इसी सिलसिले में आप कह सकते हैं कि ब्रुनई एक इंपॉर्टेंट देश हो जाता है भारत के लिए। और इसके अलावा यहां से इन्वेस्टमेंट, यहां के साथ ट्रेड को इंप्रूव करना, आसियान का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। ये सारे कह लीजिए आप कह सकते हैं फैक्टर्स हैं जिसके लिए हम ब्रुनई के साथ अपने रिलेशंस को सुधारना चाहते हैं। सो विच विल बी फर्स्ट एवर बायलैटरल विजिट बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जो मैंने आपको बताया, ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। और इंडो पैसिफिक विजन जो हम लेकर चल रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। सो सुल्तान हाजी हसन लाल बोल्किया के साथ ये मीटिंग हुई, और ये दुनिया के कुछ अमीर लोगों में गिने जाते हैं। मतलब अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे जो है, इनके पास जो वेल्थ है, सो वो दैट इज नेक्स्ट लेवल, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज्यादा आर्टिकल, जब कह लीजिए अभी रिसेंटली जब विजिट हुई तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी इनके बारे में आए। चलिए, दैट इज नॉट द डिस्कशन, बट जस्ट आपको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बता रहा हूं दैट यू विल रीड अबाउट हिम, तो बहुत सारी चीजें आपको देख सुनने को मिलेंगी। ओके, तो ये है आपका। और इसके अलावा जो है सिंगापुर बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए कंट्री है, बहुत सारे भारतीय मूल के लोग सिंगापुर में रहते हैं, और सिंगापुर के साथ भी हमारे जो है भारत के प्रधानमंत्री की मीट होती है वहां के प्रधानमंत्री के साथ, ठीक है। तो यहां पर जो लॉरेंस वोंग हैं उनके साथ मीटिंग हुई, एंड इन द टू कंट्रीज साइंड 4 MOUs, 4 समझौते किए गए। MOU इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, किन चीजों में, सेमीकंडक्टर। देखो हमने नेशनल न्यूज में भी ये चीज पढ़ी, सेमीकंडक्टर पे बहुत फोकस है, सेमीकॉन इंडिया करके भी एक सबमिट किया गया। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि चाइना पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए, और सेमीकंडक्टर फ्यूचर का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, इलेक्ट्रिक कार्स की हम बात कर रहे हैं, इन सब चीजों में सेमीकंडक्टर्स की जरूरत है, ठीक है। तो डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग भारत में किया जाए, और ऑल्सो सेलिब्रेट द 60th एनिवर्सरी ऑफ बायलैटरल रिलेशंस इन 2025, ठीक है जी। सिंगापुर डॉलर और कैपिटल है सिंगापुर। नेक्स्ट है आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, प्रिंस होल्ड बायलैटरल टॉक्स, और 5 एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए गए। अब ये जो एग्रीमेंट्स हैं, अबू धाबी की अगर हम बात करें तो अबू धाबी वन ऑफ द 7 एमिरेट्स में है, और अबू धाबी सबसे बड़ा एमिरेट है, मतलब टोटल UAE का 7 जो 3/4 है, ठीक है, 3/4 UAE का लैंड जो है
वो आपका अबू धाबी ही है, मतलब इट इज लाइक 75%। और ये यूएई के ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का हब है। ठीक है जी, यहां पर सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, क्योंकि यूएई चाहता है कि वो ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़े। तो आप ये सोच के चलिए कि जो देश दुनिया भर को तेल बेच रहे थे, नॉट यूएई बहुत बड़ा कह लीजिए, आप समझिए कि ऑयल का प्रोड्यूसर नहीं है, बट स्टिल दैट इज इन द पर्शियन गल्फ एंड बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। और वो देश जो है अब कह रहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, या क्लीन एनर्जी की तरफ जाएंगे। तो उसमें न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन के साथ एक एमओयू साइन हुआ। इंडिया ने कहा कि उन्होंने कहा कि हमें लॉन्ग टर्म सप्लाई करेंगे एलएनजी का, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का। और इसके अलावा इंडियन कंपनी ऊर्जा भारत और एडी एनओसी इन द अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक, इस पे भी जो है एक एमओयू साइन हुआ। द आइडिया इज वेरी क्लियर। इसके अलावा अगर आपको याद हो, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था I2U2। ये क्या है, जिसको वेस्ट एशिया क्वाड भी कहा गया, दैट इज इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए। अब इसमें इजराइल और यूएई ने कहा था कि वो इंडिया में जो फूड इंडस्ट्री है, फूड पार्क्स हैं, उसमें इन्वेस्ट करेंगे। इजराइल अभी उलझा हुआ है, ठीक है जी, कह लीजिए लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ वॉर चल रही है, हमास के साथ वॉर चल रही है, अब ईरान के साथ भी फ्रंट खुल चुका है। तो अब इजराइल के साथ वो वाला कह लीजिए, जो कह लीजिए हमने समझौता किया था, वो फ्रक्टिफाई नहीं हुआ है। बट यूएई के साथ जो है ये चीज हो रही है। यूएई कह रहा है कि वो डेवलप करेगा फूड पार्क इन मुंडपारा, बावला, अहमदाबाद, ये गुजरात में आपका ये लोकेशंस हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्वाड समिट को अटेंड किया। देखिए क्वाड जो है ना, क्वाड इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, मैथ्स में हम पढ़ते हैं, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड्स देख लीजिए, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ठीक है, तो ये है आपका, ये देखिए इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, तो ये है आपका क्वाड्रिलेटरल। और ये सबमिट कहां पर हुई, ये विलमिंगटन डेलावेयर में हुई। डेलावेयर बेसिकली एक जगह है यूएस में, और ये जो बाइडन का एरिया है, मतलब जो बाइडन का कह लीजिए होम एरिया है, जो मेन एरिया उनका है, वहां पर ये सबमिट उन्होंने की। अब जो बाइडन राष्ट्रपति के चुनाव इलेक्शंस नहीं लड़ रहे हैं, तो उनका ये टेन्योर खत्म होने वाला है। सो ही इज टेक्निकली प्रेसिडेंट फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ओनली। सो लीडर्स मेड द फॉलोइंग अनाउंसमेंट्स। अब इनमें क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुई, क्वाड, कैंसर, मूनशॉट। देखो इसका बहुत सीधा सा फंडा है। इसका सीधा सा फंडा ये है कि जो ये इंडो पैसिफिक रीजन है, इसको ठीक किया जाए। ठीक है, जापान और ऑस्ट्रेलिया का यूएस सपोर्ट कर रहा है और इंडिया इसके साथ आ रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि ये वाला जो रीजन है, जिसमें चाइना की कहीं डोमिनेंस चल रही है, दादागिरी चल रही है, उस जिसको लेकर जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों परेशान हैं। दो बड़े कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो ये जो है मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं। दो, ये बार बार ये कहते हैं कि जी हम सिक्योरिटी डायलॉग नहीं, मतलब सिक्योरिटी इनिशिएटिव नहीं है। चाइना कहता है, चाइना इसको एशियन नाटो कहता है। वो कहता है कि ये एक नाटो का ही रूप है। आप दोबारा से कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। पर यहां पर अगर आप बात देखेंगे, जब मीटिंग होती है तो उसमें सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा बात ना होकर इन सारी चीजों पर बात हो रही है, जैसे क्वाड, कैंसर, मूनशॉट, पार्टनरशिप टू सेव लाइफ इन द इंडो पैसिफिक रीजन फॉर कंबैटिंग सर्वाइकल कैंसर। उसके अलावा मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, जिसको मैत्री नाम दिया गया। दिस इज द एक्रोनिम, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। सो बेसिकली समुद्री इलाके में जो ट्रेनिंग होगी। उसके अलावा क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को इंप्रूव करना, पोर्ट्स को इंप्रूव करना, क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। ठीक है, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कंटीजेंसी नेटवर्क। अगेन सेमीकंडक्टर आ गई बात, क्योंकि ये फ्यूचर की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी और चाइना की डोमिनेंस है। और रिसेंटली हमने देखा कि गाड़ी लेने जा रहे हैं, 6 महीने की वेटिंग, 8 महीने की वेटिंग चल रही है। ठीक है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि चाइना। ठीक है, मोबाइल फोन्स लेने जा रहे हैं जो अच्छे, कई जगह आपने देखा कि 2 महीने की, 3 महीने की वेटिंग। अब तो खैर ठीक हो गया पिछले 1.5 साल से, बट बीच में एक टाइम पीरियड आया था जब ये बहुत ज्यादा वेटिंग चल रही थी। तो दुनिया भर को ये रियलाइज हुआ कि हमारे बिजनेसेस बहुत ज्यादा चाइना डिपेंडेंट हो चुके हैं।
सो द लीडर्स एग्री टू रिफॉर्म द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग भी हुई, उसमें भी भारत की अध्यक्षता, सॉरी, परमानेंट सीट को लेकर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट को लेकर बहुत सारे देशों ने उसको सपोर्ट किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। इंडिया विल होस्ट द नेक्स्ट क्वाड लीडर समिट इन 2025। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की अगर हम बात करें, सो इट्स अ रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, और क्वाड जो है प्रपोज किया गया था द देन प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे। ये जो शिंजो आबे हैं, इनको जो कि भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया, ठीक है, जिनके भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, इन्होंने ये पहली बार ये आइडिया कंसीव किया था। उन्होंने कहा था कि इस तरीके से मतलब एक समिट होनी चाहिए, इन चारों देशों को साथ में आना चाहिए। पर ये थोड़ा सा ठंडे बस्ते में रहा। उसके पीछे कारण था कि चाइना ने जो है ऑस्ट्रेलिया को, जो कि सबसे कमजोर लिंक माना जाता है इन चारों देशों में, उनको थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ प्रेशराइज किया कि आप इसके मेंबर नहीं बनेंगे। बट इवेंचुअली जब 2016-17 तक जाते जाते दोबारा से ये इसको कह लेना अमली जामा पहनाया गया, इसको फ्रक्टिफाई किया गया, इसको एग्जीक्यूट किया गया, एंड फाइनली जो है 2017 में जाकर दोबारा से इस पे काम शुरू होता है। एंड फर्स्ट क्वाड लीडर समिट जो है वर्चुअल फॉर्मेट में हुई मार्च 2021 में। तो इसको फ्यूचर के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जब यूएस गए तो उन्होंने वहां पर एंटीक सिल्वर हैंड एनग्रेव्ड ट्रेन मॉडल दिया यूएस प्रेसिडेंट को। अब आप कहेंगे कि अच्छा, एक भारत के प्रधानमंत्री यूएस के राष्ट्रपति को अगर कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो ये क्या पढ़ने वाली कोई न्यूज है? जी हाँ, क्योंकि जब भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, कह लीजिए जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी दूसरे देश में जाकर कोई गिफ्ट देते हैं, वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई गिफ्ट उठा के ज्ञान जी मार्केट से उठाया और दे दिया जाके। उसके पीछे एक पूरी सोच होती है, उसके पीछे एक प्रोजेक्ट होता है, उसके पीछे आप किसी चीज को प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है। इट इज, ये सिंबॉलिक होता है, बट इससे आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे होते हैं। चलो देखते हैं कौन सी है। तो ये है जो आपका सिल्वर हैंड इनग्रेव्ड ट्रेन मॉडल टू जो बाइडन एंड पश्मीना शॉल इन पेपियर मैश बॉक्स। अब ये जो सिल्वर हैंड इनग्रेव्ड ट्रेन मॉडल है, ये क्राफ्ट मतलब बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया गया है, जो महाराष्ट्र के आर्टिशियंस हैं, वहां के जो कारीगर हैं। तो सीधा सीधा फ्यूचर में इनको एक मार्केटिंग, सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर बीइंग मार्केटेड। तो इनको एक मार्केट मिलेगी, वहां के लोग समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे कि अच्छा ये क्या चीज है, ये जो महाराष्ट्र के कह लीजिए कारीगर हैं ये क्या चीज बनाते हैं, तो इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। Similarly, पश्मीना शॉल्स ट्रेडिशनली पैक्ड इन द पेपर मैश J&K, जम्मू कश्मीर से, इवन हिमाचल प्रदेश से भी। तो वहां से जो ये पश्मीना शॉल्स हैं, ये इनकी डिमांड बढ़ेगी, इनकी मार्केटिंग हो रही है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आपका क्वाड लॉन्चेस मैत्री मैरीटाइम इनिशिएटिव, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि इंटरनेशनल वाटर्स में सिक्योर, मॉनिटर एंड सिक्योर देयर वाटर्स, इनफोर्स लॉज, और किसी भी तरीके के अनलॉफुल बिहेवियर को डेटर करना, ठीक है, डेटरेंस क्रिएट करना। पहली मैत्री वर्कशॉप जो है होस्ट की जाएगी भारत के द्वारा 2025 में। नेक्स्ट आपका यूएस रिटर्न्स 297 स्टोलन एंटिक्विटीज टू इंडिया। सो कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है इंडिया और यूएस के बीच में, जिसमें 2000 बिफोर कॉमन एरा, मतलब आज से लगभग 4000 साल पुरानी, ठीक है, 1900 सी तक जो कह लीजिए हमारी धरोहर थी, जो कि यहां से चुराकर ले जाई गई, ठीक है, अलग अलग लोगों के द्वारा, और यूएस में पहुंची। अब यूएस ने ये धरोहर कह लीजिए एंटिक्विटीज भारत को दी है, और इसके बारे में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच हुई थी तो उसके बारे में उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज के बारे में चर्चा भी की और धन्यवाद भी दिया यूएस की सरकार को। सो देयर आर ऑल्सो आर्टिफैक्ट्स ऑफ स्टोन, मेटल, वुड एंड आइवरी। नेक्स्ट आपका इंडिया जॉइंस लीडरशिप ऑफ ग्लोबल एंटी करप्शन अलायंस, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया है ग्लोब, ठीक है, ये रहा ग्लोब। सो एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी स्टीयरिंग कमेटी का सदस्य बना है, और 15 मेंबर ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क में भारत इसका हिस्सा बना है। ये सेशन आपका बीजिंग में हुआ, ये इनिशिएटिव है G20 ग्रुप का। और मकसद क्या है? मकसद, ग्लोब नेटवर्क हैज नाउ 121 मेंबर कंट्रीज, और इसमें गृह मंत्रालय भारत का सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेगा। मकसद यह है कि करप्शन को खत्म करना, शेयर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्रिमिनल इंटेलिजेंस, क्या क्या स्ट्रेटजीज अलग अलग देशों ने
अडॉप्ट की हैं वो हम भारत में कैसे कर सकते हैं, सपोर्ट ईच अदर इन फाइट अगेंस्ट द करप्शन, आइडेंटिफाई इन्वेस्टिगेट प्रोसिक्यूट क्रॉस बॉर्डर करप्शन ऑफेंसेस, ठीक है, कोई व्यक्ति यहां से जो है पैसा करप्शन का हवाला के थ्रू दूसरे देशों में भेज रहा है तो वहां की सरकार के साथ जो है कोऑर्डिनेट करना, रिकवर स्टोलन एसेट्स, इनेबल ट्रांसनेशनल कॉपरेशन। तो ये इस ग्लोब नेटवर्क का सीधा सीधा मकसद है। क्वेश्चन सीधा बनेगा, ग्लोब नेटवर्क क्या है, ठीक है, किससे रिलेटेड है? सो दिस इज एंटी करप्शन, ठीक है। ओके, इंडिया ज्वाइंस यूएस लेड मिनरल्स सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क। अगेन मिनरल्स इज क्रिटिकल मिनरल्स। अब ये क्रिटिकल मिनरल्स कई जगह आपके यूज होते हैं, जैसे कि क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और अगेन इस क्रिटिकल मिनरल्स में चाइना की बहुत डोमिनेंस है, ठीक है। तो यहां पर इंडिया ने एक कह लीजिए यूएस कहीं ना कहीं चाइना की जो डोमिनेंस है उसको तोड़ना चाहता है, और उसको लेकर उसने एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज लिए जिसमें इंडिया भी उसका हिस्सा बना। एंड मकसद क्या है? कॉपरेशन को बढ़ाना और सप्लाई चेन को सिक्योर करना फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि ये क्रिटिकल मिनरल्स बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए क्रिटिकल हैं, ठीक है। अगर ये मिनरल्स नहीं मिलेंगे वो इंडस्ट्रीज में बहुत लॉस हो सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिन जिन देशों में क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं, देखो सीधी सी बात है कि एक पर्टिकुलर सप्लाई चेन, अगर मान लो किसी भी एक पर्टिकुलर देश पर आपकी ओवर डिपेंडेंस है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, मटेरियल को लेकर, इंपोर्ट को लेकर, तो वो आपके लिए फ्यूचर में बहुत नुकसानदेह हो सकता है। सो यू नीड टू डाइवर्सिफाई योर सप्लाई चेन, दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड इट, ठीक है। चलिए, सो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप लॉन्च्ड बाय यूएस एंड 10 अदर नेशंस, ठीक है। तो इसमें आप देखो यूएस के ही जो अलाइड कंट्रीज हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, नॉर्वे, ठीक है। ये सारे के सारे देश यूएस, ईयू, स्वीडन, यूके, ये सारे देश इसमें हैं। नेक्स्ट आपका इंडिया साइंस की पैक्ट्स ऑन क्लीन एंड फेयर इकोनॉमीज अंडर आईपीईएफ। सो दैट इज अगेन यूएस लेड 14 मेंबर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी। और ये अपने आप में एक पहला एग्रीमेंट है फोकस टू कैटलाइज इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन टेक्नोलॉजी। अगेन सप्लाई चेन इज अ पार्ट ऑफ, देखो सारी चीजों का ना एक बहुत क्लियर फोकस है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो सप्लाई चेन है, जो बहुत ज्यादा चाइना पर डिपेंडेंट है, वो थोड़ा वो किया जाए। इसको ना आजकल बोला जा रहा है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, ठीक है, या फिर इसको एक टर्म और दिया जा रहा है डीकपलिंग। डीकपलिंग का मतलब है उससे हटना, जो चाइना पर डिपेंडेंसी है उससे अलग होना, उससे हटना चाइना से, कि ज्यादा फर्दर मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ना जाए, बाकी देशों में जाए, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ये जो 14 आईपीईएफ नेशंस हैं, ये 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी हैं, 28% ऑफ ग्लोबल ट्रेड है। और द आइडिया इज टू डेवलप एक्सेस एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, ठीक है। एंटी करप्शन मेजर्स के बारे में भी इसमें चर्चा हुई, ठीक है। तो ये आपका लॉन्च किया गया था 2022 में एट टोक्यो जापान, ठीक है। 40% ये हमने डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस द समिट ऑफ द फ्यूचर एट 79th यूएन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क। इसका जो थीम था दैट इज मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर बेटर टुमारो। अब यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो जो वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज की, वो तो है ही है जिसको हमें काउंटर करना है। इसके अलावा जो इमर्जिंग फील्ड है सिक्योरिटी की, दैट इज साइबर, मैरीटाइम, स्पेस, इन पे भी फोकस करने की जरूरत है। ये फ्यूचर की कह लीजिए सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं देश के लिए, न्यू थ्रेट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इंडिया का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और डिजिटल गवर्नेंस में हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, हमने लाइक अकाउंट्स खोले, हमने जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम देखा वो उसने रेवोल्यूशनाइज किया हमारी इकोनॉमी को। तो वो चीजें भारत से सीखी जा सकती हैं, और भारत जो है खासकर ग्लोबल साउथ जो है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, ऐसी बात जो है वहां पर कही गई। इसके अलावा अगर हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो इसमें वर्ल्ड लीडर्स एट 193 मेंबर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड
पैक्ट फॉर फ्यूचर बाय कंसेंसस, एक लैंडमार्क डिक्लेरेशन है। कंक्रीट एक्शंस की बात की गई फॉर सेफ, मोर पीसफुल, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव वर्ल्ड टुमारो, फॉर टुमारो। और 5 ब्रॉड एरियाज थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, ठीक है, ऐसा विकास जो फ्यूचर जनरेशंस को ध्यान में रख के किया जाए। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर एआई देख रहे हैं हम, रोबोटिक्स देख रहे हैं, डाटा साइंसेस देख रहे हैं, यूथ एंड फ्यूचर जनरेशंस, एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है, ग्लोबल गवर्नेंस में बेसिकली जितने ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो मेनली क्या शो कर रहे हैं, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सिनेरियो शो कर रहे हैं। जैसे आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, उनको बदलने की जरूरत है। ठीक है जी। सो यहां पर ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट की बात की गई, डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने भी एड्रेस किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, और विच हेल्ड फ्रॉम 10 to 30 सितंबर। और इसमें जो है इट वाज चेयर्ड बाय कैमरून प्रेसिडेंट और विल रिप्रेजेंट इंडिया इन द जनरल डिबेट। और यहां पर देखो, इससे पहले ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी एड्रेस किया, और उसमें उन्होंने दोबारा से फिर वही कश्मीर का राग अलापा और कश्मीर के बारे में काफी बात की। मतलब उनकी स्पीच में सबसे ज्यादा किसी कंट्री का अगर नाम लिया गया दैट इज इंडिया। ठीक है, सो वो जो इंडिया ऑब्सेशन है वो अभी भी चल रहा है, तो उसको भी काउंटर किया विदेश मंत्री ने। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो देयर। ठीक है, सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें 1945 अंडर द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी, और वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है ये आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो ग्यूटेरेस। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन सेक्रेटेरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण टू विजिट उज्बेकिस्तान फॉर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की मीटिंग हुई, और ये जो है इसका थीम था बिल्डिंग रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। और प्रेसिडेंट ऑफ जो उज्बेकिस्तान है उनके साथ बातचीत हुई। सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इस बैंक का, और एक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी साइन की गई। इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये ध्यान में रखना है आपको, क्वेश्चन इस पे सीधा सीधा बनता है। चाइना की कैपिटल बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, प्रेसिडेंट इसका भी जिन लिकिन है। और ये देखिए, रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान के साथ बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की गई। अब उज्बेकिस्तान हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब क्या उज्बेकिस्तान इतना बड़ा देश है कि उनके साथ हम इन्वेस्टमेंट, देखो उज्बेकिस्तान की ना जो लोकेशन है उसको समझो। ठीक है, उज्बेकिस्तान की लोकेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है। रिसेंटली हमने एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को भी लीजिए, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया के से होते हुए रशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना। क्योंकि जो हमारी रशिया के साथ कनेक्टिविटी कैसे है, पहले यहां से हम जाते हैं जी, ठीक है, आपका रेड सी से फिर हम मेडिटेरेनियन सी, फिर आपका पूरा यूरोप घूमते हुए, फिर बाल्टिक सी, फिर हम जो है पहुंचते हैं आपका रशिया में। अगर हम ये रूट एस्टेब्लिश कर पाए, ठीक है, रशिया के साथ, तो वो जो है हमारे लिए काफी शॉर्ट रूट होगा। और इस इन द मीनवाइल ईरान और सेंट्रल एशिया और रशिया जो भी ये देश हैं, इनके साथ हमारा ट्रेड डेवलप होगा। ठीक है, ट्रेड जो है और बढ़ेगा। तो उस कंटेक्स्ट में उज्बेकिस्तान इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट, इट इज लाइक अदर थिंग्स एज वेल। और इसमें हमने जो है ये बात कही कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्रोप्रिएशन, मतलब जो देश हैं, दोनों देश हैं, जो भी इंडिविजुअल और बिजनेस प्रॉपर्टी होगा उनको जो है सरकार वहां की नहीं लेगी। ऐसा कि मतलब किसी ने इन्वेस्टमेंट करी और सरकार ने बाद में वो जमीन छीन ली और उसको एडिक्वेट कंपनसेट भी नहीं किया, तो ये किया गया। ट्रांसपेरेंसी होगी, कंपनसेशन होगी, बेसिक चीजें हैं, मतलब इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। द आइडिया कि उज्बेकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका इंडिया पार्टिसिपेट्स इन G7 कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग इन नेपल्स, इटली। जब इलेक्शंस का रिजल्ट आया उसके कुछ समय बाद ही भारत के प्रधानमंत्री इटली गए थे। G7 में जो कह लीजिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी मीटिंग हुई थी, और यहां पर स्पेशल सेशन ऑफ G7 मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन कल्चर हेल्ड ऑन 21 सितंबर इन नेपल्स, इटली।
G7 की बात करें तो ये इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम है और बिगेन एज अ ग्रुप ऑफ G6 इन 1975। बाद में इसमें रशिया भी ऐड होता है G8, बट रशिया को 2014 में इसमें बाहर कर दिया जाता है क्योंकि रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला जो कि यूक्रेन का पार्ट था उसको कब्जाया और वहां पे रेफरेंडम कराया। रशिया का कहना है कि वहां के 90% से ज्यादा लोगों ने कहा कि वो हमारे साथ रहना चाहते हैं। उसके बाद जो है G7 ने एक्शन लेते हुए रशिया को बाहर कर दिया और कनाडा ज्वाइंट द ग्रुप इन 1976 लीडिंग टू द फॉर्मेशन इनटू G7। ठीक है जी, ओके। तो ये आपके G7 कंट्रीज हैं, ठीक है, G7 कंट्रीज हैं। इसको लेकर मैंने एक शॉर्ट्स बनाई थी इसी चैनल पे और मेरे को आप इसका ट्रिक बताएंगे G7 का ट्रिक बताएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में बता देता हूं, जूस करके है आइडिया, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। ओके, सो नेपाल जो है 101st मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की गई थी भारत और फ्रांस के द्वारा। जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। बाद में इसको एक्सटेंड किया गया कि कोई भी देश इसका मेंबर बन सकता है। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाए, क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में गुरुग्राम में है, गुड़गांव, ठीक है, हरियाणा में। और नेपाल जो है इसका भी लेटेस्ट मेंबर बना है, 101st मेंबर, ठीक है जी। चलिए, सो ये 2015 में ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब मान के चलिए कि ये आपको खासकर जो यूपीएससी लेवल के एग्जाम हैं उनमें आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। क्या है इसमें? देखो, इसमें है टुवर्ड्स 1000 स्ट्रेटजी। अब ये क्या है 1000 स्ट्रेटजी? $1000 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लाई जाए सोलर एनर्जी में बाय 2030। 1000 मिलियन लोगों को क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन दिया जाए। 1000 मिलियन कितना होता है? 100 करोड़ लोग। दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ है, तो 100 करोड़ लोगों को क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन देना। 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी की कैपेसिटी लेकर आना, ठीक है। अगेन 1000, तो 1000 चल रहा है सारी चीजें। और टू मिटिगेट ग्लोबल सोलर एमिशंस टू द ट्यून ऑफ 1000 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एवरी ईयर। तो 1000 मिलियन टन, या कहें तो 100 करोड़, जो है आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। या 1000 मिलियन कितना हो गया? 1 बिलियन, ठीक है। 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है हर साल कम हो, ठीक है, ये मकसद है। तो ये 1000 का टारगेट है, ये 1000 स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है इस पे। नेक्स्ट आपका अबू धाबी क्राउन प्रिंस इनॉग्रेट्स IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल न्यूज में हमने पढ़ा था कि एक यूके की यूनिवर्सिटी है साउथहैम्पटन, जो कि अपना कैंपस खोलने जा रही है गुड़गांव में, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू ओपन अ कैंपस इन इंडिया। सो सिमिलरली इंडियन यूनिवर्सिटीज आर आल्सो ओपनिंग द कैंपसेस इन other countries. So the example is you can see over here. So IIT Delhi has started its campus, Abu Dhabi campus, और इसमें पहले बैच में 52 स्टूडेंट्स होंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और एनर्जी इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट आपका न्यू रिपोर्ट्स क्लेमिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्लेस्ड ऑन OCI कार्ड होल्डर्स आर फॉल्स, काउंसिलेट जनरल ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क ये बात कही। देखिए, OCI क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको ये OCI कार्ड्स दिए जाते हैं। ये कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं है। इस OCI कार्ड होल्डर के जो लोग हैं वो भारत में आ सकते हैं, कई बार आ सकते हैं, लंबे समय तक रह सकते हैं। उनको पुलिस स्टेशन में जाकर नहीं बताना पड़ेगा कि वो ओवरस्टे क्यों कर रहे हैं। सो एक तरीके से उनको भारत आने के लिए फैसिलिटेट करना। इसके दो तीन मकसद हैं। एक तो चाइना की हमने ग्रोथ में एक चीज देखी कि चाइनीज डायस्पोरा जो है वो वहां की इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा भागीदार रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सेम चीज हम भारत में लाना चाहते हैं। फिर हम चाहते हैं कि जो भारतीय मूल के लोग हैं वो भारत अपने रूट्स के साथ जुड़े, अपनी जड़ों से जुड़े। अब इसमें कुछ मिस इंफॉर्मेशन हुई कि OCI कार्ड होल्डर्स को जो फैसिलिटी सरकार दे रही थी उन फैसिलिटीज को कम करने जा रही है, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने जा रही है। तो यहां पर सरकार ने, कह लीजिए, जो हमारा कॉन्सुलेट जनरल है दूसरे देश में, जहां कह लीजिए, देखो, एक होती है एम्बेसी जो होती है आपका कैपिटल सिटी में, और क्योंकि वो देश बड़ा है और बहुत सारे इंडियंस रहते हैं अलग अलग एरियाज में, तो वहां पर कॉन्सुलेट जनरल्स खोले जाते हैं। आप देखेंगे सिमिलरली दुनिया के और देशों का, जैसे एम्बेसी दिल्ली में है
तो आपको मुंबई में कॉन्सुलेट जनरल मिलेगा, हैदराबाद में मिलेगा, बेंगलुरु में मिलेगा। तो दैट इज हाउ द कॉन्सुलेट जनरल्स आर बीइंग फॉर्म्ड। तो उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है, ठीक है, ओसीआई पे। ठीक है, सो दिस इज द ये अमेंडमेंट की गई थी आपकी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, और 2005 में ये ओसीआई कार्ड दिए गए। ओके, नेक्स्ट आपका इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडस एक्स समिट। तो ये इंडस एक्स समिट का मकसद क्या है? डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, नाम से क्लियर है वैसे तो ये, ठीक है। इनहेंसिंग क्रॉस बॉर्डर डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम। भारत जो है बार बार इस बात की बात कह रहा है कि हमें भारत में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है। तो ये भी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, द आइडिया इज इनोवेशन एंड होवर, किस तरीके से इनोवेशन को, नवाचार को बढ़ावा दिया जाए और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को इंप्रूव किया जाए, ठीक है, हार्नेसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज टू इनहेंस क्रॉस बॉर्डर डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम। ये रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है जून 2023 में, ठीक है। द फर्स्ट एडिशन जो हुआ था आपका वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएस की कैपिटल है। नेक्स्ट आपका इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशियस, मालदीव्स ने चार्टर साइन किया, एमओयू साइन किया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव सेक्रेटेरिएट। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी, क्योंकि ये हमारा एक रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग है, और जिसमें श्रीलंका, मॉरिशियस और मालदीव्स, मालदीव्स के साथ हमारे रिलेशन बीच में जनवरी फरवरी में, अगर आपको याद हो, बहुत ज्यादा कह लीजिए लो लेवल पे पहुंच गए थे। दोबारा से उसमें सुधार हुआ है अभी रिसेंटली, एक महीने में देख रहे हैं। और वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि हम किसी तरीके की टिप्पणी नहीं करेंगे, और मतलब थोड़ा पॉजिटिव नोट पे बातें शुरू हुई हैं। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव सेक्रेटेरिएट इन कोलंबो टू एड्रेस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी चैलेंजेस इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोवाल, वो गए, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट किया, साइन द डॉक्यूमेंट्स। सो मकसद क्या है? काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, कॉम्बैट ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। तो ये इसके 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। अल्जीरिया जो है नया कह लीजिए मेंबर बन गया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ब्रिक्स क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इसमें और देश भी ऐड हो चुके हैं, और अल्जीरिया जो है अब इसका मेंबर बना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक सीधा सीधा ये कहता है कि जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की डोमिनेंस है दुनिया के ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पे, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर, उसको हम खत्म करना चाहते हैं, या उसका एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, नॉट खत्म नहीं, ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, ठीक है, टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। एंड रिसेंटली इसमें जो है नए मेंबर जुड़े हैं, इजिप्ट, यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया। देखो इसके पीछे अगर आप मकसद समझोगे तो इसके पीछे चाइना और रशिया, इवन टू अ ग्रेट एक्सटेंट इंडिया ऑल्सो, ये चाहते हैं कि देखो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट ना पिछले 80 सालों में, जब से वर्ल्ड बैंक बना है, वो अमेरिकन सिटीजन ही रहा है, ठीक है, सारे अमेरिकन सिटीजन रहे हैं अभी तक, ठीक है। इवन जो अभी प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा जी, वो भी अमेरिकन सिटीजन है, भारतीय मूल के हैं बट अमेरिकन सिटीजन है। सिमिलरली अगर आप आईएमएफ की बात करेंगे तो उसमें जो भी आज तक अध्यक्ष हेड रहे हैं, दैट इज यूरोपियन सिटीजन, ठीक है। तो ये सीधा सीधा उनकी डोमिनेंस है उस इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। तो ये जो है एक ऑल्टरनेटिव देना, जिसको लेकर हमेशा से चाइना, रशिया ये कहता रहा है कि इन पे, इन जब आप फाइनेंसिस को कंट्रोल कर रहे हो तो मतलब आप बाकी देशों को इस तरीके से इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हो। तो इस फाइनेंशियल सिस्टम को का ऑल्टरनेटिव देना जरूरी है, जिसको इंडिया भी सपोर्ट करता है इस सॉरी इस पर्टिकुलर कह लीजिए थॉट प्रोसेस को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? शंघाई, चाइना में है। नेक्स्ट आपका 10th वर्ल्ड FZO वर्ल्ड कांग्रेस। ये इंटरेस्टिंग है, ये क्या है? ये FZO, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है फ्री जोन्स, ठीक है जी, और कैसे इंपैक्ट होता है, क्या है इकोनॉमी में ये कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है। जोन्स एंड द शिफ्टिंग ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो पहले फ्री जोन्स देख लेते हैं। देखो आज आपने सुना होगा एक टर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, जैसे चाइना से ये कंसेप्ट आया था, भारत ने भी इसको अपनाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो यही है आपका
फ्री जोन्स, इसका नाम अलग अलग है अलग अलग देशों में। किसी जगह इसको फ्री ट्रेड जोन कहा गया, किसी जगह इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा गया, या कुछ अलग अलग नाम दिए गए। तो ये बेसिकली फ्री जोन है। इसमें होता क्या है, इसमें देश क्या करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में टैक्सेस को बहुत ज्यादा कम कर देता है। मकसद क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेसेस, इंडस्ट्रियल हाउसेस वहां पर आए, ठीक है, और वहां पर इन्वेस्टमेंट करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, और उससे ओवरऑल आउटपुट बढ़े देश की, ठीक है। ओवर टैक्स कम करेंगे बट ओवरऑल जो है लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग टैक्सेस देंगे, जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट होंगे, ओवरऑल देश की इकोनॉमी में मदद मिलेगी। ये जो कह लीजिए कंसेप्ट है, चाइना ने बहुत सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया। चाइना में 6 SEZ, उस 6 SEZ में मतलब बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। और वो 6 SEZ कोई मतलब छोटे मोटे नहीं है, मतलब ऐसे मान के चलो कि एक SEZ जितना दिल्ली का एरिया है पूरा, ठीक है, उससे भी बड़ा शायद, ठीक है। तो उतने बड़े SEZ हैं। इंडिया ने उस कंसेप्ट को अपनाया, पर पूरी तरीके से नहीं अपनाया, अपने छोटे छोटे बहुत सारे SEZ बना दिए। उसका मकसद ये था कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेकर आए, इतनी मास प्रोडक्शन करो कि पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाए। तो द आइडिया इज कि किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट किया जा सकता है इन फ्री ट्रेड जोन्स के थ्रू, ठीक है। तो उसको लेकर जो है एक ये है आपका 10th वर्ल्ड FZO कांग्रेस हुआ कहां पर, दुबई में, ठीक है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है इन द फ्री ट्रेड जोन्स, और इन्वेस्टमेंट आती है, इंप्लॉयमेंट जनरेशन। नेक्स्ट आपका यूएई कंप्लीट्स अरब वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो यूएई ने बाराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट इन अल दफरा अबू धाबी में कंप्लीट कर लिया है, और यहां पर इन 4 रिएक्टर से 25% यूएई की इलेक्ट्रिसिटी आएगी। नेट जीरो कार्बन एमिशंस को अचीव करना चाहते हैं, 50% क्लीन एनर्जी बाय 2050। 2020 में ये ऑपरेशनल हो गया था। सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज एंड रिड्यूसेस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट आपका साउथ अफ्रीका ने अनाउंस किया है TTOS स्कीम टू बूस्ट टूरिज्म फ्रॉम इंडिया। सो ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर, नाम से क्लियर है, ट्रस्टेड टूर, एक दूसरे के जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, और मकसद क्या है, टूरिज्म को इंप्रूव करना, ठीक है। टू रिफॉर्म द वीजा सिस्टम और अप्रूव टूर ऑपरेटर्स एंड इनवाइटेड टू रजिस्टर विद द डिपार्टमेंट। और जब भी आप लाइक इंडिया और चाइना को वो टारगेट कर रहे हैं, इंडियन टूरिस्ट को और चाइनीज टूरिस्ट को, साउथ अफ्रीका, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका, अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ना, खासकर जब आपका मॉनसून कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, या विंटर्स के ऑनसेट से पहले, देखो अगर आप देखोगे ना साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी देखोगे, क्योंकि अगली बहुत सारी स्लाइड साइक्लोन्स पे है, मतलब लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि कितने साइक्लोन्स आए हैं इस पर्टिकुलर इस पीरियड में, एक महीने में। तो मॉनसून से पहले मई के महीने में और सितंबर अक्टूबर के महीने में आपको बहुत साइक्लोन्स मिलते हैं। सो एक एक करके देखेंगे। सो यागी डेवेस्टेट्स चाइना, सुपर टाइफून। अच्छा, इसका नाम अलग अलग है। अटलांटिक ओशन जो यूएस है और नेबरिंग कंट्रीज कैरेबियन, वहां पर इसको हरिकेन बोलते हैं। साउथ चाइना से का जो एरिया है, चाइना के आसपास की जो कंट्रीज है, वो टाइफून बोलते हैं। इंडिया में हम साइक्लोन बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया इसको विली विली बोलता है, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि क्योंकि कई जगह आपको टाइफून वर्ड मिलेगा, कई जगह हरिकेन मिलेगा, कई जगह साइक्लोन मिलेगा, कंफ्यूज मत करना, सेम है। ओके, तो सुपर टाइफून यागी जो है मेड लैंडफॉल इन नदर्न वियतनाम और फिलीपींस में, चाइना में इसने काफी नुकसान पहुंचाया। ये एक जापानीज वर्ड है फॉर गोट। एंड टाइफून शानशान भी जो है वो आपका आया था जापान में, ठीक है जी। और आइडिया क्या है इसमें कि एक ये लो प्रेशर एरिया होता है, ओशियन में डेवलप होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन धीरे धीरे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द करियोलिस फोर्स, ठीक है, उसमें एक बेंड आता है दैट स्टार्टेड डेवलपिंग द अपने आप में पूरा टॉपिक है ट्रॉपिकल साइक्लोन, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। डोंट मतलब थिंक कि हाँ भी पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन डिस्कस हो जाएगा, बट ब्रीफ में आइडिया दे रहा हूं। सो दैट स्टार्टेड डेवलपिंग, और बिकॉज ऑफ द ट्रेड विंड इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द लैंड एरिया। As it when hit the land area, it started dissipating its energy, क्योंकि अब मॉइस्चर है नहीं है, अब वहां पर बारिश होनी शुरू होती है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि कितना ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है, कितना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है साइक्लोन या टाइफून होगा, और उतनी ज्यादा तबाही, उतनी ज्यादा बारिश होगी। चलिए,
तो यहां पर इंडिया ने मदद भेजी, ठीक है, ऑपरेशन सद्भाव टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू टाइफोन यागी अफेक्टेड कंट्रीज। स्पेशली हमने वियतनाम में ये जो है अपनी सहायता भेजी ऑपरेशन सद्भाव के तहत। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है इस पे, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम, ठीक है, रिलीफ भेजा गया। नेक्स्ट आपका टाइफून बेबिंका हिट्स शंघाई, ठीक है। तो यहां पर आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर नुकसान हुआ है। चाइना का डेंसली पॉपुलेटेड ईस्ट कोस्ट, ये शंघाई, ठीक है, वहां का कह लीजिए सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन माना जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म टू हिट द शंघाई सिंस टाइफून ग्लोरिया इन 1949 के बाद अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग टाइफून वहां पर हिट किया है। नेक्स्ट आपका स्टॉर्म बोरिस कॉजेज यूरोप फ्लड्स। तो यहां पर स्टॉर्म बोरिस ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज में यहां पर काफी नुकसान हुआ। इतनी बारिश हुई कि जितनी एक महीने में होती है वो एक दिन में हो गई, ठीक है। और पोलैंड, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, ठीक है, हंगरी, इन सारे देशों में ये नुकसान हुआ। ओके, मतलब ये रीजन क्या था इसका? एक तो ब्लैक सी का मॉइस्चर। तो इसका सबसे बड़ा रीजन एक और है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसकी वजह से हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है धरती का वो बढ़ चुका है अराउंड 1.2 डिग्री सेल्सियस सिंस द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। जो हम कहते हैं ना प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड जो लेवल थे उससे 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। नाउ बिकॉज ऑफ दैट जो एवरेज टेम्परेचर है ओशन का, सीज का, वो बढ़ रहा है। उसकी वजह से वो जो लो प्रेशर एरिया में आपको बता रहा था वो ज्यादा इंटेंसिफाई होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है हरिकेन्स की, साइक्लोन्स की, ठीक है। सो लो प्रेशर एरिया दैट इज कॉट बिटवीन हाई प्रेशर एरिया, ठीक है, ये इसका आइडिया है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म हेलेने, ठीक है, सो रैपिडली इंटेंसिफाइंग इन द कैरिबियन सी। तो ये आपका मूविंग नॉर्थ अलोंग द मैक्सिको कोस्ट टुवर्ड्स द यूएस, ठीक है। Okay, so in the Atlantic Ocean, Eastern, Northern Pacific, they are called hurricanes. Northwest Pacific में they are referred to as typhoons. Next आपका शंघाई hit by typhoon पुल्सान। शंघाई फिर एक उससे हिट हुआ, was battered by typhoon पुल्सान just days after बेबिंका। पुल्सान is 14th typhoon this year। और यहां पर जो है शंघाई में एक और, मतलब बेबिंका के बाद एक और कह लीजिए टाइफून हिट किया। ज़ॉम्बी हरिकेन जॉन, हरिकेन जॉन, ठीक है, नाम है हरिकेन जॉन, स्ट्रेंथन्ड वंस अगेन। और ये मैक्सिको में हिट हुआ। इसको ज़ॉम्बी क्यों कहा गया? जो कि टर्म यूज किया जाता है जो डिसिपेट कर जाता है बिफोर स्ट्रेंथनिंग बैक। मतलब जैसे कहते हैं ना ज़ॉम्बी है, कई बार आपने टर्म सुना होगा, ठीक है। अब जान नहीं बची, डिसिपेट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। सो बैक इनटू द स्टॉर्म, ठीक है। ये पहली बार ये टर्म यूज की गई थी यूएस के द्वारा, ठीक है, यूएस के द्वारा, ज़ॉम्बी हरिकेन। टाइफून कराथन लैश्ड नॉर्थ वेस्टर्न आइलैंड्स ऑफ फिलीपींस। सो टाइफून कराथन, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतने सारे टाइफून और साइक्लोन, जी हाँ, ठीक है। सो 20 स्टॉर्म्स एंड टाइफून्स बेटर द फिलीपींस ईच ईयर। सो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है और इतने रेगुलर यहाँ पर साइक्लोन्स और टाइफून आ रहे हैं। ओके, अब ये कहानी खत्म हुई साइक्लोन और टाइफून्स की। नेशनल मेमोरियल फॉर क्वीन एलिजाबेथ टू अनाउंस्ड फॉर सेंट जेम्स पार्क। ये यूके ने अनाउंस किया है क्वीन एलिजाबेथ को लेकर। और ये सेंट जेम्स पार्क है लंदन में, वहां पर लगाया जाएगा। ये जो है द फाइनल डिजाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी अनवील्ड इन 2026, जो कि 100th बर्थ एनिवर्सरी होगी क्वीन एलिजाबेथ की, ठीक है। तालिबान ने सस्पेंड कर दिया है पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन इन अफगानिस्तान। इंटरेस्टिंग है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही दो कंट्रीज बचे हैं दुनिया में जिनमें अभी भी जो है पोलियो के केसेस आ रहे हैं, फेटल डिजीज है। और इंडिया ऑलरेडी जो है पोलियो फ्री कंट्री हो चुका है इन 2014 विद द लास्ट वाइल्ड पोलियो वायरस केस रिपोर्टेड इन 2011। और पोलियो एक वायरल इंफेक्शियस डिजीज है दैट कैन कॉज इरिवर्सिबल पैरालिसिस और इवन डेथ इफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम। और it spreads through fecal oral route and multiply in the intestine, predominantly affect the children under 5। और there are 3 distinct strains of wild poliovirus, ठीक है। तो इसके 3 strains हैं और जो है इसमें पैरालिसिस हो जाता है और इवन टू अ सर्टन केसेस में इसमें डेथ भी होता है। नेक्स्ट आपका थाईलैंड जो है एशिया में तीसरा ऐसा देश हो गया है जो सेम सेक्स मैरिज को लेकर उन्होंने उसको ओके कर दिया है। सो थाईलैंड टू अलाउ सेम सेक्स कपल्स टू मैरी इन जनवरी, ऑफिशियली इनेक्टेड इट्स लैंडमार्क मैरिज बिल एंड थर्ड कंट्री इन एशिया आफ्टर ताइवान एंड नेपाल टू लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज,
ठीक है, यहां पर उन्होंने कहा कि ये इंश्योर करेंगे फुल लीगल, फाइनेंशियल एंड मेडिकल राइट्स फॉर द मैरिज पार्टनर्स, ठीक है जी, ऑफ एनी जेंडर। नेक्स्ट आपका जॉर्डन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिन्होंने लेप्रोसी को एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है, लेप्रोसी को एलिमिनेट कर दिया है। सो WHO डिक्लेयर्ड जॉर्डन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है जॉर्डन को एज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट लेप्रोसी। और जॉर्डन ने कोई भी रिपोर्ट, मतलब केस रिपोर्ट नहीं किया गया है फॉर ओवर 2 डेकेड्स। और WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने ये जानकारी दी, इसके बारे में अनाउंसमेंट किया। लेप्रोसी को हैंसेन डिजीज भी कहा जाता है। ये प्रीडोमिनेटली इफेक्ट करता है स्किन को और पेरिफेरल नर्व्स को, यहां पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है जी। और ये आपका इट इज मोर कॉमन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। अब ये क्या मतलब है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज? निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज वो हैं, देखो अगर आप दुनिया का मेडिकल सिस्टम समझोगे तो वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा रिसर्च होता है। तो वो ज्यादा रिसर्च उन डिजीज के बारे में करते हैं जो वहां पर ज्यादा है। बहुत सारी डिजीजेज हैं जो ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाई जाती हैं, जिन पे बहुत ज्यादा रिसर्च ही नहीं हुई है, बहुत ज्यादा काम ही नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि उनपे उनका कंसर्न नहीं है वो, ठीक है। तो इनको ऐसी डिजीजेस को निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस कहा जाता है, ठीक है। सो ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज एंड माउथ, but it is curable with multi drug therapy. ओके, नेक्स्ट आपका कीर्तन, सिख सेक्रेड म्यूजिक, नाउ ऑफिशियल सब्जेक्ट इन यूके म्यूजिक एग्जाम। तो यहां पर पहली बार यूके में ऐसा हुआ है कि कीर्तन जो कह लीजिए जो शब्द है, जो कीर्तन है, ठीक है, रिकग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ ग्रेडेड म्यूजिक एग्जामिनेशन सिस्टम, जिसमें स्कूल्स में एक प्रॉपर फॉर्मल करिकुलम में इसको ऐड किया गया है, टेक्स्ट फॉर सिख सेक्रेड म्यूजिक, द सिंगिंग ऑफ शब्द और स्क्रिप्चर्स फ्रॉम द होली गुरु ग्रंथ साहब, फंडामेंटल मेथड ऑफ डिवोशन एंड प्रेज इन द सिख फेथ। नेक्स्ट आपका इजराइल हिजबुल्लाह वॉर में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह जो है एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं, इसको हिजबुल्लाह ने कंफर्म किया है। और नसरल्लाह के मरने के बाद जो है अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि फुल स्केल वॉर शुरू हो चुका है, क्योंकि ईरान ने इसका बदला लेने के लिए अटैक किया है नसरल्लाह की के लीजिए मौत के बाद। अब इस ऑपरेशन का जो नाम दिया इजराइल ने, वो दिया है न्यू ऑर्डर, ठीक है, न्यू ऑर्डर। और इवन लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने भी ये बात कही है कि इसका हम बदला लेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स नीचे जा रही हैं, एक फियर का माहौल है कि ये दोबारा से ये मतलब दोबारा से दुनिया भर में ये टेंशन हो गई है कि एस्केलेट हो सकता है, और एस्केलेट होकर ये पोटेंशियली ये कन्फ्लिक्ट बढ़कर वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में ना देखने को मिले, ठीक है। Hezbollah originated during Lebanese civil war and creation of Israel 1948, और उसके बाद जो है इजरायली इन्वेजन ऑफ सदर्न लेबनन इन 1978-1982, और इसके बाद जो है विद द सपोर्ट ऑफ ईरान, देखो ईरान जो है शिया डोमिनेटेड कंट्री है, और वो सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह को, फंडिंग देता है, हथियार की सपोर्ट करता है, ठीक है। तो उसी की सपोर्ट से जो है वो खड़ा हुआ और उसने काउंटर करना शुरू किया इजराइल ने। अब वहां पर वॉकी टॉकी के थ्रू अटैक किया, उन्होंने पेजर हमला किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कह लीजिए इंटेलिजेंस सक्सेस माना जा रहा है दुनिया भर में, कि क्योंकि ऐसा ऐसा अटैक प्लान करना अपने आप में बहुत बहुत मतलब कह लीजिए प्लानिंग चाहिए इसके लिए, जिसको जो लास्ट ईयर जब 7 अक्टूबर में हमला हुआ था इसराइल पे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि मोसाद जो है इतने बड़े ऑपरेशन प्लान किया हमास ने, उसको नहीं देख पाया, उसके बारे में नहीं जानकारी मिल पाई, ये फेलियर है मोसाद का, मोसाद खत्म हो गया है। पर मोसाद ने जो ये प्लान किया वो अपने आप में काफी बड़ा सक्सेस है। बट द आइडिया है इसके ओवरऑल जो ये कंफ्लिक्ट है ये रुकने का नाम अभी तक नहीं ले रहा है, ठीक है। चलो, सो लेबनान की अगर हम बात करें तो ये आपका इजराइल है, इजराइल के नॉर्थ में आपको ये इसकी कैपिटल है बैरत, और इसके नॉर्थ में है लेबनान, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका रपा नुई नेवर एक्सपीरियंस्ड अ रूइनस पॉपुलेशन कोलैप्स, ठीक है। ये एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है ईस्टर आइलैंड, रापा नुई भी बोलते हैं, ठीक है जी। ये आप देखेंगे पैसिफिक ओशन में एक आपको यहां सेंटर में मिलता है, और सो इट्स अ डिपेंडेंसी ऑफ चिली, चिली कंट्री जो है यहां पर, ठीक है, साउथ अमेरिका में जो चिली कंट्री है। एंड
इन्होंने कहा कि यहां पर ऐसा नहीं हुआ कि एकदम कोई पॉपुलेशन क्लैप्स हुआ हो. सो एनालिसिस ऑफ एंशिएंट डीएनए फ्रॉम 15 फॉर्मर इनहेबिटेंट्स एंड UNESCO named Easter Island a World Heritage Site on March 22, 1996. Major part of the island had been protected under the Rapa Nui National Park. ठीक है. Okay. So it is famous for its large statues, that is Moi. ब्रिटेन जो है पहला G7 कंट्री बन गया है जिसने कोल पावर को खत्म कर दिया. मतलब उनमें अब कोई भी थर्मल बेस्ड पावर प्लांट नहीं होगा. ठीक है. 140 साल तक उन्होंने कोल पावर को यूज किया है. अब जो है उन्होंने लास्ट थर्मल पावर प्लांट भी जो है बंद कर दिया है इंग्लैंड ने. ठीक है. ओके. G7 मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है. ठीक है जी. NATO प्लान्स टू सेट अप न्यू लैंड कमांड इन फिनलैंड नियर द रशियन बॉर्डर. देखो फिनलैंड जो है अभी तक जो है नाटो का मेंबर नहीं था. जब 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होता है तो उस समय फिर फिनलैंड को लगता है कि हमें भी इसका पार्ट होना चाहिए. कल को अगर रशिया हम पर अटैक करता है तो हमारे पास कोई भी ऐसा हमारे साथ कोई देश नहीं खड़ा होगा. ठीक है. तो ये जो है फिनलैंड जो है नाटो का 31st मेंबर बनता है और स्वीडन बनता है 32nd मेंबर. अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा लैंड बॉर्डर है. अब यहां पर नाटो अपना कमांड सेंटर खोलेगा. तो सीधा सीधा रशिया के बगल में जाकर यहां पर कमांड सेंटर होने जा रहा है नाटो का. नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में है. 32 देशों का ये एक सिक्योरिटी ग्रुप है जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा. ठीक है जी. सो दैट इज द आइडिया. So signing of the Washington Treaty, it's a security alliance of 32 countries. Next आपका साइंस एंड टेक. शुरुआत करते हैं. नासा टू सेंड $5 billion यूरोपा क्लिपर इन अक्टूबर. तो ये जो है लॉन्च ऑफ यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट ऑन अक्टूबर 10. ये $5 बिलियन का मिशन जो है एक्सप्लोर करेगा जुपिटर के वन ऑफ द लार्जेस्ट मून को. मून मतलब वहां का नेचुरल सैटेलाइट, उपग्रह. ठीक है. जैसे लो है, यूरोपा है, गैनीमीड है, कैलिस्टो है. ये कुछ इंपॉर्टेंट मून्स हैं जुपिटर के. ठीक है जी. सो यूरोपा इज स्लाइटली स्मॉलर देन द अर्थ्स मून विद अ सरफेस मेड ऑफ आइस. अब ये इतना खास क्या है? मतलब किसी प्लेनेट के उपग्रह को स्पेसिफिकली क्यों स्टडी किया जाना चाहिए? ठीक है. तो इसके पीछे रीजन है कि इसके नीचे जो बीनीथ दिस आईसी शेल, ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा ओशन है, पानी का सोर्स है. पानी का सोर्स मतलब वहां पे पोटेंशियल है फ्यूचर में लाइफ का. ठीक है जी. सो विच साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कंटेनर्स ओवर ट्वाइस एज मच एज वाटर एज वेल एज द ओशन हियर ऑन अर्थ कंबाइंड. मतलब जितना धरती पर पानी है उससे ज्यादा पानी है वहां पर. तो वहां पर एक पोटेंशियल है फ्यूचर में एक लाइफ का. ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट आपका स्पेस एक्स एम्स टू लॉन्च अनक्रूड स्टारशिप टू मार्स इन 2 years. 2 साल में अनक्रूड मिशन और उसके अगले 2 साल में मतलब अगले 4 साल में फर्स्ट क्रूड फ्लाइट टू मार्स इन 4 years. मतलब टारगेट नेक्स्ट लेवल है. 4 साल में मार्स में इंसान को भेजा जाएगा. ये मिशन चल रहा है यहां पर. चलिए ईरान डिप्लॉयज चामरान 1 सैटेलाइट. ठीक है जी. 550 किलोमीटर ऑर्बिट इन स्पेस. 60 kg का इसका कह लीजिए वेट है. मेन मिशन इज टू टेस्ट स्पेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट आपका स्पेस एक्स ऑल सिविलियन क्रू फर्स्ट स्पेस वॉक हुआ. ठीक है. सारे सिविलियंस थे इसमें. स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट लिफ्टेड ऑफ द फ्लोरिडा. 4 सिविलियंस को लेकर गया. वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक. 5 डे का मिशन है नोन एज पोलारिस डॉन. द फर्स्ट ऑफ द 3 टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट मिशन अंडर द पोलारिस प्रोग्राम. जॉइंटली एग्जीक्यूट किया जाएगा आइजैक मैन एंड एलन मस्क के द्वारा. पहला स्पेस वॉक है was carried out on March 18, 1965 by the Soviet cosmonaut Alexei Leonov. और ये पहला सिविलियन स्पेस वॉक है. चलिए नेक्स्ट आपका अर्थ का सेकंड मिनी मून 2024 PTS टू बी विजिबल. Here is what you need to know about it. बेसिकली एक माइनर प्लैनेट, एस्टेरॉइड का हिस्सा. माइनर प्लैनेट जैसे मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे माइनर प्लैनेट्स हैं जिनको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं. So temporarily capture a small asteroid approximately 10 meters in diameter और जिसका नाम दिया गया है 2024 PT5. ठीक है जी. सो PT उषा या PT5 ऐसे भी आप याद रख सकते हो. अर्जुन एस्टेरॉइड बेल्ट से आया है
और 29 सितंबर से 25 नवंबर तक जो है ये आपको दिखाई देगा। द आइडिया इज बेल्ट इज अ ग्रुप ऑफ एस्ट्रॉइड्स इन द सोलर सिस्टम स्पेसिफिकली क्लासिफाइड एज अ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो माइनर प्लैनेट्स इसे कहा जाता है। मेनली आपको ये मार्स और जुपिटर्स के बीच में मिलते हैं। नेक्स्ट आपका एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट ऋग्वेदा कंटेन्स ओल्डेस्ट नोन रेफरेंस टू द टोटल सोलर इक्लिप्स। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने एक रेफरेंस उनको मिला है टोटल सोलर इक्लिप्स का ऋग्वेद में अप्रोक्सीमेटली 6000 ईयर्स। मतलब ऋग्वेद में उनको ये जानकारी थी कि टोटल सोलर इक्लिप्स क्या होता है और उसके बारे में आपको ऋग्वेद में जानकारी मिलती है। सो ओल्डेस्ट नोन मेंशन ऑफ एन इक्लिप्स, a collection of sayings and hymns compiled around 1500 before common era। ठीक है जी। why Saturn's majestic rings will briefly disappear in March 2025? क्योंकि जो सैटर्न है, शनि ग्रह है, उसका एक एंगल है, एक टिल्ट है। अब ये सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, ठीक है जी। एंड टू कंप्लीट, अब इसमें जो समय लगता है दैट इज 29.4 अर्थ ईयर्स, ठीक है जी, टू कंप्लीट सिंगल ऑर्बिट ऑफ द सन। इसका मतलब ये है कि फॉर हाफ ऑफ द सैटर्न ईयर इज अराउंड 15 ईयर्स। और ये जो टिल्ट है, मतलब कुल मिला के इसका धरती से जो एंगल बैठ रहा है, ठीक है, जो अब पर्टिकुलर एंगल बैठेगा वो ऐसे एंगल बैठेगा कि आपको जो ये रिंग है इसके सिर्फ एजेस दिखाई देंगे, ठीक है। तो रिंग दिखाई नहीं देगा, मतलब ऐसा नहीं है कि रिंग डिसअपियर हो जाएगा, या मतलब रिंग नहीं रहेगा, डिसअपियर हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। धरती पर जब इसको देखा जाएगा तो ये एक स्पेसिफिक फिनोमिना है जो कि होता है एवरी 13 to 15 ईयर्स। द एज ऑफ सैटर्न रिंग्स अलाइन डायरेक्टली विद द अर्थ, ठीक है। दिस इज गोइंग टू हैपन इन मार्च 2025। नेक्स्ट आपका न्यू टर्मरिक कजन डिस्कवर्ड इन नागालैंड उंगमा विलेज, ठीक है जी। रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड अ न्यू कजन ऑफ टर्मरिक बिलोंगिंग टू जीनस कर्कमा। ये पाया गया है कहां पर? आपका नागालैंड में, ठीक है जी, सॉरी नागालैंड में। एंड द विलेज इन मोकचुंग डिस्ट्रिक्ट वेयर इट वाज फाउंड। फर्स्ट रेपोजिटरी ऑफ कैंसर जेनोमिक्स इन इंडिया लॉन्च्ड। तो ये इंडिया कैंसर जीनोमिक एटलस फाउंडेशन ने लॉन्च किया है। बेसिकली कैंसर को लेकर जानकारी, ठीक है, द पोर्टल जो है ये पहला होगा जो डाटा प्रोवाइड करेगा, जिसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन प्रोफाइल, सारी चीजें होंगी ऑफ लाइक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स इंटीग्रेटेड विद द क्लिनिकल आउटकम्स। ये आइडिया हमने कहां से लिया? ये यूएस से ये आइडिया लिया। मकसद क्या है? इसके बारे में बेटर रिसर्च हो, बेटर स्टडी हो, ताकि कैंसर प्रिवेंशन में मदद मिले, ठीक है। ये आइडिया हमने कहां से लिया? यूएस बेस्ड कैंसर जीनोम एटलस से, ठीक है। वैसे ही इंडिया में इंडिया कैंसर जीनोम एटलस जो है फाउंडेशन लाने जा रहा है एक पोर्टल जो कि रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन होगा फॉर द मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ कैंसर। नेक्स्ट आपका न्यू कोविड-19 वेरिएंट जेक। कोविड इज लाइक अभी हम जिंदा हैं, भूल मत जाना, ठीक है। तो कोविड का नया वेरिएंट आ गया है, स्प्रेड टू 27 कंट्रीज। कोविड जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं कि कोविड जो है यूपीएससी की तैयारी शुरू कर चुका है। अब ये क्या करके मानेगा? चलिए, एनीवेज, सो क्लासिफाइड एज मोर कॉन्टेजियस वेरिएंट वाज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन जर्मनी इन जून 2024। और इसमें सिम्टम्स वही हैं जो कोविड में थे, ठीक है। सर्दी जुकाम, ठीक है जी, फ्लू लाइक सिम्टम्स, सर दर्द, ठीक है, टायर्डनेस, कफ, सोर थ्रोट। अब ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये देखने वाला होगा, बट एक दुनिया भर में ये बात कही जा रही है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। बट वो इम्यूनिटी जो डेवलप हुई है हमारी बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, और ये हर्ड इम्यूनिटी जो डेवलप हुई है, वो इस वेरिएंट को काउंटर कर पाएगी या नहीं करेगी, वो देखने रहेगा आगे आने वाले कुछ दिनों में। नेक्स्ट आपका न्यू वेटलैंड वायरस। चाइना से एक और वायरस आ गया है। चाइना क्या आ गया भाई? 2019 में एक वायरस आया था, अब 2024 आ गया है, ठीक है जी। सो ये वेटलैंड वायरस, अ मेंबर ऑफ ऑर्थोन एरो वायरस जीनस ऑफ वायरसेस, very specific related to tick-borne viruses. It is spreading to humans through tick bites and it has high potential to cause problems in the brain. ठीक है, तो ये एक नया वेटलैंड वायरस चाइना से अगेन आया है, ठीक है जी। WHO ग्रांट्स फर्स्ट एमपॉक्स वैक्सीन अप्रूवल। पहले इस एमपॉक्स को बोला जाता था मंकी पॉक्स, अब मंकी वर्ड यूज नहीं किया जाता, एमपॉक्स यूज किया जाता है। और WHO ने इसको लेकर एक वैक्सीन जो कि जेनोस वैक्सीन बाय बेवरियन नॉर्डिक के द्वारा बनाई गई है,
उसको अप्रूवल दे दिया है, प्री क्वालिफाइड मतलब अप्रूवल दे दिया है, कैन बी परचेज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द यूएन एजेंसीज, खासकर उन देशों में जहां पर ये एमपॉक्स फैला है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर एआई टोकन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोकन्स। देखिए बहुत सारे आज के समय पर एआई टूल्स आ चुके हैं। द वेरी फेमस, द वेरी कॉमन इज चैट जीपीटी। आप में से बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे होंगे। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं। इनमें अब जो है आप बहुत सारे एआई टूल्स ये कह रहे हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को यूज कर सकते हैं पेमेंट मेथड के लिए। ठीक है, सो लाइक सम पॉपुलर एआई टोकन्स, तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट एआई टोकन्स हैं जो कि यूज किए जा सकते हैं। एआई टोकन्स कैन बी यूज्ड एज अ करेंसी विद इन एआई इकोसिस्टम, जो कि यूजर्स को अलाउ करेगा टू पे फॉर द सर्विसेज फॉर स्पेसिफिक एआई टूल्स। नेक्स्ट आपका इंडेक्स रिपोर्ट रैंकिंग्स। वाइपो की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है, 39 हो गई है जो इस साल की रैंकिंग आई है। और इंडिया की रैंकिंग 2015 में 81st थी, तो 2015 में 81st रैंकिंग जो कि इंप्रूव होकर आ गई है 39। अब वाइपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, तो यहां पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसेट बिजनेस स्कूल ने ये पब्लिश किया है। और ये सीधा सीधा मेजर करता है इनोवेशन को, नवाचार को, पेटेंट्स को, कॉपीराइट, ये सारी चीजों को, इंक्लूड इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, कि किस तरीके से वो देश जो है इनोवेशन को प्रमोट कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इनोवेशन, नवाचार, नई नई चीजों को लेकर आना। ठीक है, तब जाकर आप एक, कह लीजिए, डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। दुनिया भर में जो भी देश डेवलप्ड कंट्रीज बने हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर इनोवेशन रहा है। ठीक है, ओके, सो स्विट्जरलैंड मेंटेन इट्स टॉप पोजीशन 14th कंसेक्यूटिव ईयर, 14 साल से लगातार टॉप पे चल रहा है, फॉलोड बाय स्वीडन, यूएस एंड सिंगापुर। इंडिया ने अपनी पोजीशन को इंप्रूव किया है। इंडिया रैंक्ड फर्स्ट अमंग द लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज, और इंडिया रैंक्ड फर्स्ट इन 10 इकोनॉमीज इन द सेंट्रल एंड साउथ एशियन रीजन। और इसके अलावा इंडिया का जो है चौथा पोजीशन है वाइपो का साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर रैंकिंग में। 7th रैंक है ग्लोबली इन इनटेंजिबल एसेट इंटेंसिटी में। ठीक है जी, चलिए, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में इसमें इंडिया का रैंक गिरा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि आप टैलेंट को कितना रिटेन कर पा रहे हैं अपने देश में। ठीक है, तो इंडिया में ये रैंक गिरा है। ठीक है जी, इसको लेकर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने एक वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, जिसमें वो असेस करता है नेशंस को ऑन देयर एबिलिटी टू डेवलप, रिटेन एंड अट्रैक्ट हाईली क्वालिफाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टैलेंट। और स्विट्जरलैंड रैंक्स फर्स्ट, फॉलोड बाय सिंगापुर। अब देखो ये चीज को आप रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है, यहां पर स्विट्जरलैंड टॉप पे है इनोवेशन में, वहां पर टैलेंट में भी टॉप में है। तो जितना ज्यादा अच्छा टैलेंट आप लेकर आओगे, उतनी ज्यादा इनोवेशन, या जितना ज्यादा इनोवेशन उतना अच्छा टैलेंट, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो इंडिया रैंक 58 ग्लोबली आउट ऑफ 67 इकोनॉमीज इन द 11th एडिशन, a decline from the last year 56 position and a significant drop from 52nd in 2022। तो 52nd से हम जो है 58th पोजीशन पे पहुंचे हैं 2 साल में। नेक्स्ट आपका ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, इसमें अगेन इंडिया का रैंक अच्छा आया है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसमें 5 टियर एनालिसिस किया गया है, और इंडिया जो है द रिपोर्ट प्लेस्ड 46 कंट्रीज इन टियर 1, हाईएस्ट ऑफ द 5 टियर्स, रोल मॉडलिंग कंट्रीज, जो कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट शो करता है रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। तो इंडिया भी इसी में है। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ग्लोबल एमबीए एंड बिजनेस मास्टर्स 2025, 3 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, आईएसबी हैदराबाद, हैव फिगर्ड इन वर्ल्ड्स टॉप 100 फॉर देयर एमबीए कोर्सेज। 3 IIMs, IIM Bangalore, IIM Ahmedabad, IIM Calcutta, और so all 3 business schools have been ranked among the top 50 for employability। 14 जो है इंडियन फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम जो हैं, उन्होंने भी अपना कह लीजिए स्पॉट सिक्योर किया है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये आप रैंकिंग्स को देख सकते हैं।
नेक्स्ट आपका स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस इन द यूएस, ये टॉप पे है आपका, ठीक है, फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर। क्यूएस ग्लोबल एमबीए एंड बिजनेस मास्टर्स रैंकिंग 58 कंट्रीज में कह लीजिए रैंक किया जाता है। वर्ल्ड्स एनालाइजिंग वर्ल्ड्स 340 बेस्ट ग्लोबल बिजनेस एमबीएस, ठीक है। सो यहां पर आप देख सकते हैं स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल, पेन वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ठीक है। तो ये आपके दुनिया मतलब टॉप बिजनेस स्कूल्स में आप यूएस यूके को देख सकते हैं, फिर कहीं जाकर जो है इंडिया का नंबर आता है। नेक्स्ट आपका इंडिया सरपासेस जापान टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट पावर इन एशिया पावर इंडेक्स, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया का 3rd रैंक, दो चाइना से बहुत दूर है, चाइना से कह लीजिए डिस्टेंट 3rd। एंड सो इंडेक्स वाज लॉन्च्ड बाय द लोवी इंस्टीट्यूट इन 2018। इवेल्युएट्स मतलब तब स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था। 27 कंट्रीज अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन, 8 कोर इंडस्ट्रीज में या कह लीजिए 8 कोर मेजर्स में ये मेजर करता है, दैट इज इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, रेजिलियंस, फ्यूचर रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, डिफेंस, नेटवर्क्स, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कल्चरल इन्फ्लुएंस। इन 8 कैटेगरीज में ये रैंकिंग दी जाती है और इंडिया का रैंक जो है इसमें 3rd आया है, 3rd लार्जेस्ट पावर, ठीक है, इस इंडेक्स में, ठीक है जी। सिडनी बेस्ड लॉबी इंस्टीट्यूट हैज पुट यूएस एट द टॉप, ठीक है, विद द स्कोर ऑफ दिस, फॉलोड बाय चाइना। इंडिया का जो स्कोर है वो काफी कम है, ठीक है, सो दैट नीड टू बी इंप्रूव अलॉट। इंडिया सरपासेस यूएस टू इमर्ज एज द सेकंड लार्जेस्ट 5G स्मार्टफोन मार्केट। तो यहां पर आप देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट शेयर, ये इंडिया जो है यहां पर यूएस को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। सो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर 5G हैंडसेट्स, ट्रेलिंग ओनली चाइना। द रिसर्च हाइलाइट्स अ रीशफलिंग ऑफ द ग्लोबल 5G डिवाइस मार्केट। चाइना की यहां पर अभी भी डोमिनेंस है, 32% मार्केट शेयर, और इंडिया सेकंड प्लेस पे है विद 13% शेयर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका दिल्ली एयरपोर्ट क्लाइम्स टू 24th इन ग्लोबल मेगा हब रैंकिंग, मुंबई फॉल्स टू 44th, ठीक है। सो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है पोजीशन 24th स्पॉट, पिछले साल 25वां था, इस बार 24th। द ओनली अदर इंडियन एयरपोर्ट अमंग द टॉप 50, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ड्रॉप 10 स्पॉट्स फ्रॉम द लास्ट ईयर। देखो ये रैंकिंग्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं कि इससे आपको एक ग्लोबल कंपैरिजन मिलता है, व्हाट हाउ आर लाइक आर इकोनॉमी और आर कंट्री इज डूइंग। इंडिया टॉप्स ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन, अगेन अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है। हमने कहा कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर रहे हैं, ऑफिशियली बैन कर दिया है, बट ये एक कहते हैं ना स्टार्क रियलिटी है। So India has secured the top spot as the biggest plastic producer in the world, releasing 9.3 million tons annually. Country का official waste generation rate approximately 0.12 kilograms per capita per day. Second और third spot जो है नाइजीरिया और इंडोनेशिया का। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 रिलीज किया हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट, इंडिपेंडेंट यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद द यूनिसेफ। और ये रिपोर्ट एनालाइज करता है डाटा को फॉर एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इंपैक्ट फॉर द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और अगेन इंडिया में इट्स अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न। एयर पॉल्यूशन जो है दुनिया हैज बिकम द सेकंड लीडिंग ग्लोबल रिस्क फैक्टर फॉर डेथ, ये टोबैको और डायबिटीज को भी क्रॉस कर चुका है, ठीक है। मतलब अपने, और इसमें यह है कि आप एज एन इंडिविजुअल ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब ठीक है आप कर सकते हैं, बट इट इज अ थिंग विच हैज टू बी लाइक कहते हैं ना, इसको ठीक करने की जरूरत है, कैटर फॉर बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। कलेक्टिव एफर्ट से ही हो सकता है ये, ठीक है। सो टॉप पे क्या है, हाइपरटेंशन है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, लंग कैंसर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये नियरली 90% ऑफ द डिजीज बर्डन, ठीक है, अकाउंटेड फॉर नियरली 90% ऑफ द डिजीज बर्डन फ्रॉम एयर पॉल्यूशन। तो ये सारी चीजें जो हैं इससे आती हैं। 6 आउट ऑफ 10 डेथ वर्ल्ड वाइड अट्रीब्यूटेड टू एयर पॉल्यूशन आर कॉज्ड बाय टाइनी PM 2.5 पार्टिकल्स। इंडिया और चाइना टुगेदर अकाउंट्स फॉर 54% ऑफ द टोटल ग्लोबल डिजीज बर्डन ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, और इंडिया जो है रिकॉर्डेड हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। तो डाटा अपने आप में बहुत कुछ कहता है, ठीक है। इंडिया चाइना मिलकर दुनिया का 54% ग्लोबल डिजीज बर्डन है एयर पॉल्यूशन में, और हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ अमंग चिल्ड्रन अंडर 5,
ठीक है, ड्यू टू एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट आपका इंडिया का पहला टील कार्बन स्टडी हुआ है। ये टील कार्बन क्या होता है? ये टील कार्बन होता है बेसिकली जो वेटलैंड्स में कार्बन है। सो पहले बात तो ये कहां पर हुआ है? कलोदियो नेशनल पार्क राजस्थान में। सो इट रेफर्स टू कार्बन स्टोर्ड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स। ठीक है, फ्रेश वाटर वेटलैंड्स में। और देखो कार्बन की ना बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे आपका ब्लैक कार्बन है, ब्राउन कार्बन है, ये आपका टील कार्बन इसको कहा जाता है। सो encompassing ब्लू कार्बन, सो दिस इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेटेड इन वेजिटेशन, माइक्रोबियल बायोमास, डिसॉल्व्ड एंड पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर। तो जो भी वेटलैंड में बायोमास है उसमें जो स्टोर होता है कार्बन, उसको टील कार्बन बोला जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सो मोर इफेक्टिव एट कार्बन कैप्चर स्टोरेज देन टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जो लैंड बेस्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उससे बेटर है, उससे ज्यादा कार्बन को ये कैप्चर करता है। तो आइडिया यहां पर क्या है? आइडिया ये है कि इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका केरल आंध्र प्रदेश टॉप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्मर्स रैंकिंग। तो सीधा सीधा केरल और फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश वर रैंक्ड एज द टॉप परफॉर्मर्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अंडर द बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। ये इंपॉर्टेंट है। केरल जो कि मतलब एक कम्युनिस्ट कंट्री, सॉरी कम्युनिस्ट स्टेट के रूप में जाना जाता था, और उन्होंने अपने धीरे धीरे बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव किया है। और फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। पर इसमें जो इंटरेस्टिंग है दैट इज अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, पुडुचेरी। ठीक है, जो कि तेलंगाना जिसमें आपका हैदराबाद आता है, ठीक है, पंजाब, ये इंडस्ट्री में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पिछड़ते जा रहे हैं। सो दे आर द वर्स्ट परफॉर्मर्स, द रैंकिंग शोड। Kerala secures first rank in urban governance index again. So secured the first rank in urban governance, a 2-year long study conducted across several cities in India by the Praja Foundation, and the state secured this much score, और उड़ीसा का जो है सेकंड रहा 55। केरल और तमिलनाडु होस्ट मोस्ट नंबर ऑफ बटरफ्लाई स्पीशीज इन वेस्टर्न घाट्स, फॉलोड बाय दिस एंड कर्नाटका। ये जो है स्टडी पब्लिश इन द जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ओके, अगेन केरल रिटेन्स टॉप स्पॉट इन इंडिया फूड इंडिया इंडेक्स फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर। आज इस मतलब मंथ में ना केरल चल रहा है टॉप पे। चलो, सो दिस एनुअल रैंकिंग स्टार्टेड फ्रॉम 2018-2019, रिलीज्ड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये इवेल्युएट करता है फूड सेफ्टी परफॉर्मेंस को कि किस लेवल पर जाकर आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में। सो केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात, नागालैंड, ये टॉप 5 स्टेट्स हैं। बट टॉप पे कौन है? दैट इज केरल, वो ध्यान में रखना है। इसमें पैरामीटर्स क्या हैं? ह्यूमन रिसोर्स, इंस्टीट्यूशनल डाटा, ये सारी चीजें हैं। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। द आइडिया इज रैंक केरल। अश्विनी वैष्णव जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, टाइम मैगजीन ने उनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 में जो है उनको रखा है, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन टेक्नोलॉजी एंड एआई, एंड इट इज नेम्ड बाय द टाइम मैगजीन। सो टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है जी। सो क्योंकि अंडर द शेपर्स कैटेगरी, क्योंकि इंडिया की एआई पॉलिसी को लेकर बहुत काम कर रहे हैं। अंडर इट्स लीडरशिप इंडिया इज होपिंग टू बिकम वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 साल में भारत जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में टॉप 5 कंट्रीज में आने की कोशिश कर रहा है। Apple emerged at the top in the Time Magazine's World Best Company of 2024 based on a formula of employee satisfaction survey, revenue growth, environment, social and corporate governance। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ESG। ठीक है, ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि कंपनी के सिर्फ फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं है कि फाइनेंशियली वो कितना अच्छा कर रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उसके अलावा ठीक है इन्वायरमेंट को लेकर वो कितने सजग हैं, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज उनकी कैसी हैं, सोशल पॉलिसीज अलग अलग कह लीजिए समाज के वर्ग के लोग जो हैं उनमें कितने शामिल किए गए हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वहां की कैसी है, तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। सो द लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 1000 कंपनीज अमंग विच 22 दिस ईयर आर इंडियन बॉर्न। ठीक है, 1000 कंपनीज में 12 कंपनी है जो इंडियन कंपनीज हैं, सॉरी 22 कंपनीज जो हैं। तो यहां पर HCL टेक, ये आप देख सकते हैं, इन्फोसिस, विप्रो, महिंद्रा ग्रुप, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक। ठीक है जी। जेप्टो जो है रैंक्स फर्स्ट इन द लिंक्डइन 2024
लिस्ट ऑफ इंडिया टॉप स्टार्टअप्स। तो यहाँ पर लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, बिजनेस कह लीजिए, जैसे सोशल मीडिया है, बिजनेस सोशल मीडिया आप इसको कह सकते हैं। ई ग्रोसरी प्लेटफॉर्म है, 2021 में ये शुरू हुआ था। और ये जो फाउंडर्स हैं, इन्होंने ये दे वर डूइंग देयर ग्रेजुएशन, दे लेफ्ट देयर ग्रेजुएशन, दे स्टार्टेड विद ज़ेप्टो इन 2021। 3 साल के अंदर अंदर ये प्लेटफॉर्म जो है इज डूइंग वंडर्स। ठीक है, मुंबई में ये हेडक्वार्टर्स है। एंड सो India is the third largest startup ecosystem in the world after US and China, experiencing year-on-year growth of rate of 15% in 2018. नेक्स्ट आपका ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, अलक पांडे अमंग द एंटरप्रेन्योर्स इन हुरून्स अंडर 35 लिस्ट। तो 2024 हुरून इंडिया अंडर 35 लिस्ट एक्नॉलेजेस 150 अंडर 35 एंटरप्रेन्योर्स with 123, 82% of total entrants being the first जनरेशन लीडर्स। ठीक है, तो इसमें से 150 में से 123 जो लीडर्स हैं, मतलब कह लीजिए वो फर्स्ट जनरेशन लीडर्स हैं। सो परिता पारेख ऑफ टॉडल, ईशा अंबानी ऑफ रिलायंस, 32 ईयर ओल्ड आर द यंगेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो ये आप देख सकते हैं। अंकुश सचदेवा, ठीक है, मीडिया एंटरटेनमेंट में शेयर चैट कंपनी है। नीतीश शारदा रियल एस्टेट में स्मार्ट वर्क्स। अक्षित जैन कंज्यूमर गुड्स में गोल्ड मेडल इलेक्ट्रिकल्स। तो ये हैं आपके एंटरप्रेन्योर्स एंड अंडर 35 एंटरप्रेन्योर्स को रिकॉग्नाइज करते हुए। मोस्ट फोटोजेनिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट एशिया में कौन सी है? अंकोर वाट। ठीक है, अंकोर वाट टेम्पल वेरी फेमस कंबोडिया में। ठीक है जी, सो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ यहाँ का टॉप व्यू है। एंड उसके बाद आपका ताजमहल आता है। ठीक है जी, ताजमहल। सो यहाँ पर अगर आप रैंकिंग देखेंगे, सो दूसरे नंबर पे ताजमहल, तीसरे पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, 10वें नंबर पर हम्पी विजयनगर एम्पायर, द वेरी माइटी विजयनगर एम्पायर। ठीक है, फाउंडेड बाय हरिहर बुक्का। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें अंकुरवाट टेम्पल की, तो खाइमर किंग सूर्यवर्मन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 12th सेंचुरी। ठीक है जी, एंड ये कहा जाता है कि लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदू टेम्पल्स, ठीक है, इन द वर्ल्ड। सो ओरिजिनली डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड विष्णु बिफोर बिकमिंग अ बुद्धिस्ट टेम्पल बाय द एंड ऑफ 12th सेंचुरी। 1992 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनता है। चलिए, तो यहां पर आज का सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। जनरली ये जो सेशंस हैं, शुरू वाले जो सेशन है, थोड़े से काफी डिटेल्ड हो जाते हैं एंड बट आई होप you understand that this is the complete month of current affairs and we are doing this in very detail and that's all. Thank you so much. जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।